बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम रेड जोन में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मतीन हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुसन्निफ़ रऊफ़ क्लासरा साहब। प्रोग्राम रेड जोन में खुशामदीद। और हस्ब रिवायत जो हैं अहम तरीन इशूज़ हैं जो इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे और तज्ज़िया लेंगे रऊफ़ क्लासरा साहब का, अपने माहिरीन का। सबसे पहले तो पॉलिटिकल में तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर का जो इनका एहतजाज था उसकी नाकामी के बाद, यानी इसे हम 24 भी कहते हैं, 24, 25, 26, इस एहतजाज की नाकामी के बाद उन्होंने अपना नया प्लान तरतीब दिया। अब उन्होंने धमकी दी है कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे और उससे आगे बढ़ के जो है तरसीलात ज़र, यानी जो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस बैरून मुल्क पाकिस्तान को भिजवाते हैं, उनको रोकने की धमकी दी गई है। इस पे हम बात करेंगे कि आया ये मुमकिन है, तरसीलात ज़र रुक सकती हैं, नहीं रुक सकती, और मुज़ाकरात की क्या सूरत हाल होगी। इसी के साथ जुड़ा हुआ मौजू जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप और हुकूमत के दरमियान इस वक्त जो टेंशन है, जो कशीदगी है, वो जारी है। और मदारस रजिस्ट्रेशन बिल जिस पे अभी दस्तखत होना बाकी हैं, उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया और हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है कि कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं जिसकी वजह से बिल पे दस्तखत नहीं हो सकते। अब देखना है कि इसके बाद अब जमीयत उलमा इस्लाम का अगला लाहे अमल क्या होगा। और आज जो है पाकिस्तान की मौशी तारीख़ में जो है वो महंगाई की जो शरह जो रिकॉर्ड की गई है वो लोएस्ट तरीन पे है। और अगर ये महंगाई की शरह लोएस्ट तरीन पे, यानी सबसे निचली सतह पे आई है गुज़िश्ता 6 बरसों में, तो इसका क्या पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा पहुँचेगा, जिसे हम अक्सर एक टर्म यूज़ करते हैं, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट, आम आदमी के ऊपर असर पड़ेगा। और इसका भी हम रऊफ़ क्लासरा साहब से भी तज्ज़िया लेंगे और इनके साथ हमारे साथ एक माहिर माशियात हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और फिर जो है मुल्क शाम की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और जो बागी फ़ौज है वो दारुल हुकूमत दमिश्क से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, गज़ा, फ़लस्तीन, लेबनान और अब इस वक्त शाम की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिरी हमारा मौजू होगा 2024 में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कैसे रही और 2025 में कैसे होनी चाहिए। रऊफ़ क्लासरा साहब, पॉलिटिकल आपने नुक्ता मेरा सुना, कल तो हम बहुत सारी इन पे गुफ्तगू कर चुके थे। अब एक उन्होंने नया प्लान बनाया है, सिविल नाफरमानी पे भी बात हो चुकी, लेकिन कुछ नई चीज़ें आपसे ये पूछना चाहूँगा। पीटीआई अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यानी अपनी कुव्वत करार देती है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, और इसमें हमें आपको अक्सर मौका मिलता है उन पाकिस्तानियों से बैरून मुल्क दौरे का। सबसे बड़ा इनका जो ये समझते हैं हमारी स्ट्रेंथ शुमारी अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, उसके साथ साथ यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये नया एक्सट्रीम स्टेप है और पाकिस्तान की मीशत एक ऐसे वक्त में गुजरी है कि अगर ये रेमिटेंसेस हमारा सबसे बड़ा ज़रिया है डॉलर का, तो आप समझते हैं कि रेमिटेंसेस वाले मामले के ऊपर ये कामयाब हो जाएंगे, चूँकि गवर्नमेंट ने, जिनमें राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ हैं, वो कहते हैं बाकी इनकी जो मूव्स नाकाम हुई हैं, ये मूव भी नाकाम होगी। आप कैसे देखते हैं इसको? बड़ा ये अहम और उनका मेरा ख्याल जो खान साहब कहते थे ना कि आखिरी पत्ता मेरे पास है, शायद यही आखिरी पत्ता है। खान साहब पे जो मान लिया उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई होंगी, उन पे पर्चे गलत हुए होंगे, उनकी पार्टी पे हुए होंगे, वो वही वाली मुनीर नियाज़ साहब वाली बात जो है ना, कुछ वो कहते थे ना, उनको पंजाबी का जो एक नज़म है बड़ी मशहूर है ज़माना, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन को सानू मरण दा शौक सी, कुछ मान ले, इस पे सादिक आती है, बिल्कुल पक्की आती है कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ी सी इनके साथ वो थी, अनफेयर कह लें या बेरहम कह लें या जाति वाली बात कह लें, कुछ इन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी। मतलब है इन्होंने भी पूरे पूरे मौके दिए अपने आप को डुबोने में। हाँ, वही है ना, बंदा अपनी गलतियों की वजह से हमेशा डूबता होता है, ये ब्लेम दूसरों को करता है। मैं अपनी गलती कभी मानूंगा थोड़ी मानूंगा कि मैं इस गलती की वजह से मेरे साथ मसला हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि खान साहब ये पहले भी एक दफ़ा ये बात कह चुके हैं, माजी में भी इस तरह की उन्होंने चीज़ें की हैं कि उन्होंने बिल जलाए थे, बिजली के बिल जलाए 2014 में उन्होंने किए थे कि पैसे ना दे, बिल के उनके घर की शायद बिजली भी कट गई थी, मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है। उस वक्त बड़े बोला मुकदमात भी दर्ज हुए थे, मीम जो लतीफ़े भी बने थे और कि जनाब, खैर वो लंबी कहानी है। अब खान साहब दोबारा उसी तरफ आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ये फील हुआ है कि वहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी बड़ी जो तादाद है उनको सपोर्ट कर रही है। अब इसका इम्पैक्ट देखना है,
एक पॉलिटिकल देख लेते हैं, एक फाइनेंशियल देख लेते हैं। एक तो ये कि जितने पाकिस्तानी भी पैसे भेजते हैं, मोस्टली मेरा ख्याल 99% बैंकिंग चैनल के वो ये सोच के नहीं भेजते कि इससे हमारा मुल्क चलिए, जहन में रखिएगा। मैं आपको एक कॉमन सेंस, बड़ा आम नुक्ता जी प्लीज, मतलब मैं अगर पाकिस्तान से बाहर हूँ तो मैं अगर यहाँ पे बीवी बच्चों को पैसे भेज रहा हूँ या माँ बाप को भेज रहा हूँ, मेरे जहन में ये चीज़ नहीं होती कि मैं ये पाकिस्तान को पैसे भेज रहा हूँ। ये मैं आपको जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ। सो हर कोई पैसे भेजता है, दुनिया भर में भेजते हैं। इंडिया में $80 अरब आते हैं, ये बांग्लादेशी भेज, श्रीलंकन भेजते हैं। आम आदमी के जहन में नहीं हो रहा, ना उसको ये पता होता, ये भी बता दो शायद हो सकता है सरकारी खजाने में और उसका नहीं, वो अपनी फैमिली का फैमिली कंसर्न को भेज रहा है, बल्कि शुक्रगुजार फील करता है कि मेरी फैमिली के घर पे जाके अच्छे पैसे आ रहे हैं, ये पैसे घर बैठे मैंने यहाँ से भेजे, उनको मिल गए वहाँ पे। नंबर एक तो चीज़ ये देखने वाली है, कोई बंदा ये सोच के नहीं भेज रहा। हो सकता है 5-10% 20% लोगों को इवन रेमिटेंसेस का पता हो कि यार इससे मुल्क की इकोनॉमी, मुल्क के लोगों को कितना बड़ा फायदा होता है, जो कि होता है, ये बहुत बड़ा फायदा कंट्रीब्यूशन। क्योंकि डॉलर स्टेट के पास आता है तो आपको लोकल करेंसी में पैसे वो, लेकिन हमें जरूरत दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो 2-4 चीजों से डॉलर आपको मिलता है, आपको एक्सपोर्ट से मिलता है, टूरिज्म से मिलता है, प्लस आपको रेमिटेंस ये बड़े आपके हैं। अच्छा, डॉलर इसलिए भी जरूरी है कि इन्हीं डॉलरों की बुनियाद पर हमने दुनिया से शॉपिंग करनी है जी, कि हमारे पास अपने फॉरेन मिशंस चलाने हैं, उनकी पेमेंट्स करनी है, हमारी दफाई खरीदारी है वो करनी है उसके लिए। अब हो ये रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट $30 बिलियन के एक्सपोर्ट है, और इतने ही मेरा ख्याल है हमारी रेमिटेंस 60 बिलियन बनता है। इंपोर्ट हमारे $80 अरब तक गई है, फिर भी हमें लोन शोन, इंपोर्ट बिल हमारा बड़ा है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब इसमें वो जो खान साहब चाह रहे हैं कि लोग पैसे नहीं भेजेंगे तो उनके घर वाले घर कैसे चलाएंगे? वो पता है इसका क्या हाल बता रहे हैं? वो कहते हैं हम ये नहीं कहते कि पैसे ना भेजो, हम कहते हैं बैंकिंग चैनल से ना भेजो, आप हुंडी के जरिए भेजो। उसके ऊपर तो FATF का स्ट्रॉन्ग वॉच वही आ रहा था। आप पे फिर मनी लॉन्ड्रिंग का लगेगा। जो लोग, अच्छा इनको ये नहीं पता खान साहब को, वहां से पैसे भेजना थोड़ा मुश्किल हो चुका है यूरोपियन कंट्री से स्पेशली, कि आप इस तरीके के पहले होते थे, आप नहीं कर सकते, मुश्किल काम है वहां पे। हो जाए मुमकिन तो कोई, मतलब नामुमकिन तो कोई चीज नहीं होती। आप उन लोगों को इतनी तकलीफ में डाल रहे हैं कि वो ढूंढे गैर कानूनी तरीके ढूंढे, वहाँ उनके कवानीन है। फिर आपको इस मुल्क से इतनी चीड़ होगी, मान लिया जी कि ये पूरी PDM खराब है, हम भी कहते हैं खराब है, एस्टेब्लिशमेंट मान लिया बुरी होगी, सब कुछ। यार 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, इन्हीं 25 करोड़ लोगों ने आपको वजीर आजम बनाया, फिर आपने इन्हीं के जरिए बनना है। आप सिर्फ इसलिए गुस्से में कि इनके साथ काविड है तो आपका ख्याल है 25 कुर्सी छीन चुकी है। सिर्फ दुख होता है कि आपको थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ सोचना पड़ता है। आपको महज इतनी बड़ी सपोर्ट है आपकी। पहले IMF के इन्होंने ये किया, आपको याद हो, हेडक्वार्टर के बाहर जाके उन्होंने मुजाहिरा लेटर भी लिखे कि हमारे साथ, अच्छा ये ज्यादती भुट्टो साहब के साथ भी हुई, और खान साहब की भुट्टो साहब के खिलाफ कई तकरीरें हैं, बेनजीर भुट्टो के साथ भी हुई, वो जेलों में गई, उनको भी कहा था इन्होंने, नवाज शरीफ के साथ भी। हनीफ अब्बासी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी एक TV शो में। बात हुई कि खान साहब को जेल में रखा हुआ, ज्यादतियां हो रही। उसने कहा बात सुने भाई, मैं जब सियासत में आ रहा था मुझे सारा पता था कि पाकिस्तानी सियासत में क्या कुछ होता है, जेल भी है, फांसी भी है, मुकदमे भी है। उसने कहा पैकेज है, ये पैकेज है, बहुत उसने कहा पैकेज है, ये इक्तदार भी है, कुर्सी भी है, सियासत में आने के लिए इन चीजों से रेडी रहिए। उसने कहा मुझे पता था, आज मैं रोना शुरू कर दूं, मैं जेल में गया। तो उसने कहा खान साहब को नहीं पता था इस मुल्क में पैकेज क्या है, वो वजीर आजम बनना चाहते हैं, जेल नहीं बैठना चाहते। कौन सा वजीर आजम? गिलानी साहब जेल नहीं गए, राजा अशरफ नहीं किया, शाहिद खान अब्बासी नहीं किया, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो गए, भुट्टो साहब, बेनजीर नहीं गई, मतलब नेम एनी बॉडी, कौन नहीं किया? मुकदमात बने, नैब के मुकदमात बने। बिल्कुल आपने कहा ये तो, अच्छा आपने खुद लोगों को जेलों में डाला हुआ। खान साहब के दौर में तो आपको 70% अपोजिशन तो जेल में थी, आपने खुद उनको जेलों में डाला हुआ है। सो जेल का आपको तो ये मतलब बनानी नहीं चाहिए कि जनाब कि मैं कि जेल में क्यों जाऊं या मुझे जेल में क्यों रखा है। भाई मुझे किसी ने कहा तो नहीं था कि मतीन भाई आप साफ ही बने, किसी आपके पास कोई गया था? नहीं, कतन मेरे पास कोई मजमा आया था कि रऊफ साहब तमाम हकाइक हमारे सामने थे, सख्तियां, हार्ड वर्क, कम तनख्वाह, मतलब बड़े इंतहाई 8 आवर्स, हैजर्ड, थ्रेस, धमकियां, घर वालों के गुस्से, नाराजगियां कि भाई तू किस प्रोफेशन में पढ़ेगा। मैं अपनी बात बता दूं, मेरे घर वाले बड़े अरसे तक वो एडजस्ट नहीं कर सके, ये कौन सी नौकरी है यार के लोग आ रहे होते हैं, मतलब 9 to 5, आप उसे 5 बजे दफ्तर जा रहे होते हैं, मतलब एक बड़ी मुख्तलिफ किस्म की चीजें। खान साहब के ये जो कॉल दी है, उनका ख्याल है कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट या दीगर लोग, मेरा ख्याल इन चीज़ों से इनके लिए मसाइल बढ़ेंगे, और इनका मुखालफिन को, वो एस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत, ये प्रोपागेंडा करने का चांस मिलेगा कि देखा ये मुल्क के साथ ये मोहब्बत नहीं करते। IMF की डील इन्होंने तोड़ी, फिर जब हम डील करने की कोशिश कर रहे थे तो इन्होंने लेटर लिखने शुरू कर दिए, ये उसको सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तानी रुपीज और करेंसी जो ऊपर गई है बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज, ये मजीद एक दबाव है, प्रेशर है, मैशत तबाह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और इशू जुड़ा हुआ है, वो भी पाकिस्तान में मजहबी जमातें, और इसमें टॉप पे जमीयत उलमा इस्लाम
कल भी हमने बात की थी, लेकिन वो इशू मजीद गंभीर हो गया। आज गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सामने आ गया कि बिल पे दस्तखत नहीं हो सकते, इसमें कानूनी पेचीदगियाँ हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ वज़ीर आज़म ने टेलीफोन पे बातचीत की, उन्हें तसल्लियाँ दी जा रही हैं, लेकिन जो चौधरी साले के हैं वज़ीर मजहबी अमूर, वो कह रहे हैं इस पे दस्तखत नहीं हो सकते, कानूनी पेचीदगियाँ। क्लासर साहब, क्या पेचीदगियाँ हो सकती यार हैं? वैसे मतीन भाई, आप और मैंने भी बड़ा यहाँ पे इधर जाते रहे, पार्लियामेंट कवर करते रहे, जी आप भी थोड़ा कानून समझते हैं। छोटा मोटा हम भी हैं, जी, कोई सेक्शन ऑफिसर टाइप हम भी हैं, समझे, खबरें कर करके। खबर सवाल ये है कि ये कानूनी पेचीदगियाँ पार्लियामेंट किस चीज़ के लिए होती है? अब ये मौलाना का जी स्टांस ठीक है, आप बिल आता है सर, या तो कैबिनेट लेकर, अच्छा ये हिस्सा था जो आपने पैकेज बनाया था 26 जी, आपकी वो है तमाम, आपको आईनी सिक्स तरमीम का जो उसका हिस्सा 26। था। जी। वहाँ पे कितने लोग बैठे हैं सर पता है? 340 एमएनए बैठा है, 100 सेनेटर बैठा है। उन्होंने बैठ के इसको देखा, पढ़ा, लिखा, फिर कमेटीज में किया, वहां जी, से उन्होंने एक एक मंजूरी शिक देखी, जनाब अली एक एक वोट शिक डाले देखी उसमें, गई, और उसमें ये रिलीजियस अरकान पार्लियामेंट भी शामिल थे। सारे थे। पढ़ने पढ़ाने के बाद अप्रूवल हो गई है। अब उनको ख्याल आ गया कि जनाब के ये इसमें कानूनी पेचीदगी, भाई जी, पार्लियामेंट होती किस काम के लिए कि कानूनी पेचीदगी को उन्हीं देखे। को देखे। ताहिर अशरफी साहब हाँ हमारे साथ बिल्कुल सर, मौजूद हैं। हाँ। ताहिर अशरफी साहब, प्रोग्राम रेड जोन में आपको खुशामदेद कहते हैं। ये एक तरफ तो पीटीआई का एहतजाज, ये लेकिन ये मदारिस की रजिस्ट्रेशन का जो बिल है उस पर दस्तखत नहीं हो रहे, उसके ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम ने धमकी दे दिया है कि वो हर सूरत में एहतजाज करेगी। और आज वफाकी वजीर मजहबी अमूर का स्टेटमेंट आ गया कि बिल पे दस्तखत नहीं हो सकते, कानूनी पेचीदगी हैं। आप बताइए असल मुद्दा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए मदीन हैदर साहब, गुजारिश ये है कि हमारा बहुत बड़ा मुतालबा था कि मदारिस की तालीम को पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का हिस्सा समझा जाए। बिल्कुल। यानी आज से 4 साल पहले तक पाकिस्तान का मदारिस जो है उनकी रजिस्ट्रेशन वजारत सनद के साथ होती थी। हम मुतालबा करते थे कि वजारत तालीम के साथ करें, हमारे मदारिस को तालीम का हिस्सा समझे, दीनी तालीम को तालीम का हिस्सा समझा जाए। इसके ऊपर फिर फैसला हुआ और एक डायरेक्टरेट कायम हो गया, जिसके साथ इस वक्त तक 18,000 यानी 30,000 में से 18,000 मदारिस उसके साथ रजिस्टर हो चुके करवा चुके हैं। अच्छा, 15 वफाक हैं, यानी 15 तंजीमें हैं मदारिस की, जिनमें से 10 तंजीमें उसके साथ काम कर रही हैं ऑलरेडी। तो अब ये कहना कि जी मदारिस को दोबारा वजारत सनद के साथ, मुझे आप बताइए मदरसे का सनद से क्या ताल्लुक है या वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक है? इस तरह तो कल वजारत इस्लाहात वाले कहेंगे कि हमें जो है वजारत दिफा के साथ करते हैं, वजारत दिफा कहेगी हमें किसी और के साथ करते हैं। तो इस तरह तो निज़ाम नहीं चलता। तो हम फिर भी ये बात कहते हैं कि आप जो मदारिस जाना चाहते हैं वजारत तालीम के साथ, उनके साथ जाने दीजिए। आप अगर वजारत सनद के साथ जाना चाहते हैं, वजारत सनद के साथ चले जाइए। लेकिन ये नहीं मुमकिन है कि आप 18,000 मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वजारत तालीम के साथ, आप कहें कि जी इसको खत्म करें, आज करें नो, फिर सारा प्रोसेस करें, तो ये तो एक मजाक बन जाएगा। और और फिर जो मदारिस मुंसलिक हुए हैं वजारत तालीम के साथ, वहाँ आप देखें कि अब ऐसे तक तालीम भी हो रही है, वहाँ स्किल लेबर भी है, और भी बहुत कुछ जो है वो सिखाया जा रहा है। जामियत रशीद आप जाए कराची, देखिए किस अंदाज से मॉडरेट एजुकेशन भी है, दीनी एजुकेशन भी है। तो मैं समझता हूँ उस वक्त भी हमें ये मामला था, हम कहते थे ये जो 5 वफाक हैं ये सियासत के लिए इस्तेमाल होते हैं, तालीम के लिए नहीं होते। जब दिल चाहता है मदारस के तलबा को आगे लगाया, सड़कों पे ले आए, तो इनको पढ़ने दें। यही वजह थी कि अलहदा से अब 15 वफाकों में से 10 वफाक एक जगह खड़े हैं और 5 एक जगह खड़े हैं, और वो 10 कहते हैं हमें तालीमी इदारे हैं, हमें तालीम के साथ मुंसलिक रहने दें। 5 कहते हैं नहीं, हमें वजारत सनद के साथ मुंसलिक करें। अब वजारत सनद का मदरसे से क्या ताल्लुक है, ये मौलाना साहब ही बता सकते। सर जी, आपका एतराज़ मुझे ये लग रहा है कि शायद इस पे है कि इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ अटैच किया जाए या किस इदारे के साथ किया जाए, ये मेन एतराज़ है, या कोई उसकी शिक्कों पे भी है, उसके कंट्रोल पे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे सर, या सिलेबस पे? नहीं, किसी चीज पे क्लासर साहब एतराज नहीं है। देखिए मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं वो बात इसलिए नहीं समझ आ रही
कि जब से हम मदरसे में आए हमारा मुतालबा था कि मदरसे की तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करें। अब वजारत तालीम से जब मुंसलिक कर दिया तो अब हम कहते हैं दोबारा वजारत सनत से मुंसलिक करें। ये है कौन सी मंतिक हाँ, है? ये ये फर्क हमें है, नहीं समझ आ रही है। मदरसे का काम तालीम का है, सनत वो के साथ वजारत नहीं। तालीम से मुंसलिक होना चाहिए कि अच्छा सर, वजारत ये सनत बताएं, से- जस्ट मेरा अपना मतलब आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जस्ट माई व्यू, यूजली तौर पर एक डिबेट रहती है और आप इंतहाई प्रोग्रेसिव आदमी हैं, मॉडरेट हैं, बड़ी इज्जत है आपकी सर। वो ये कहते हैं कि मदरसे की तालीम सारी चीज़ें वहाँ पे वो अच्छी होती हैं, सम टाइम शायद उन्हें स्किल चाहिए, कोई हुनर चाहिए। जस्ट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये मेरी राय है, ज़रूर नहीं हुकूमत इस तरह समझती हो। तो क्यों ना अगर आपको इंडस्ट्री की सनत के साथ लगाया जाए, इतने इतने थाउजेंड्स ऑफ मैन पावर है, स्टूडेंट्स हैं, ज़हीन बच्चे हैं, वो दुनियावी तालीम के साथ साथ स्किल भी लें ताकि कल को मदरसे से बाहर निकलें तो जाके कोई जॉब भी कर सकें, अपनी दीनी दुनिया दोनों चीज़ें करें। मे भी ये चीज़ उनके जहन में हो कि ये हमारा ये मैन पावर ये यूज़ हो सके। सर रासरा साहब जो आपने बात कही ना सर, ये तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, यानी जो मदारस मुंसलिक हुए हैं वजारत तालीम के साथ, वो तेफ्ता और बाकी इदारों के साथ, वो ऑलरेडी ये काम हो रहा है। अच्छा सर, ये बताएं जस्ट इन केस, जस्ट एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपका जो मुझे बार बार वो लग रहा है ना सर, वो प्रोसेस पे एतराज है कि फिर एक लंबा ब्यूरोक्रेट, एक रेड टाइपिज्म, फिर कागज उठाओ, फिर ब्यूरोक्रेट्स को मिलो, फिर उसके अप्रूवल करो, फीसें दो। अगर हुकूमत ये कहती है जनाब कि हम इसी पूरा डाटा उठा के बगैर आप लोगों को कुछ किए तो अटैच कर देते हैं उस मिनिस्ट्री के साथ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, देन इज इट ओके? मुझे 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 रऊफ खुलासा साहब बताइए कि वजारत इत्तलाआत वजारत दिफा के साथ मुंसलिक हो सकती है, वजारत इत्तलाआत वजारत टेक्निकल इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हो सकती है, क्यों वजारत तालीम को आप इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के साथ लगा, तालीम के शोबे को लगाना चाहते हैं सनत के साथ? हमें ये समझ नहीं आ रही है। भाई वजारत सनत एक अलहदा है, इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री अलहदा है, तालीम की अलहदा है। उन्होंने आपको क्या रीजन दिए सर? मतलब उनके जहन में क्या था, ब्यूरोक्रेट्स के जहन में या हुकूमत के, कि इससे क्या होगा? आखिर पूछा होगा ना आप लोगों ने, भाई आप क्यों सनत के साथ हमें लगा रहे हैं? वो क्या रीजन देते हैं आपको? नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं लगा रही है ना जी, गवर्नमेंट तो चाहती है कि ये तालीम के साथ ही रहे। अच्छा, मौलाना साहब चाहते हैं तरमीम पास करवानी थी और उसके लिए मौलाना साहब का मुतालबा उन्होंने बगैर सोचे समझे माना है या नहीं माना है, क्या किया, ये तो गवर्नमेंट वाले बताएं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इतना आसान काम नहीं है। 18,000 ज्यादा है या 12,000 ज्यादा है, ये कोई ये नहीं है कि मौलाना साहब ठीक है, वो एक सियासी कुव्वत है, उनका बहुत बड़ा कद है पाकिस्तान। ये तो सर जी बड़ा फड्डा लग रहा है जो बात आप बता रहे हैं, तो ये हल होने वाली नहीं है। ये तो बड़ा फड्डा। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। मेरा दोनों हजरात से एक सवाल है कि मदरसे का ताल्लुक तालीम से है। आप कहते हैं नहीं तालीम को छोड़ो, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के साथ जाकर रजिस्ट्रेशन कराओ, क्यों भाई? वजह तो बताएं। ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा, आपका पॉइंट। साल के बाद 70 और 30, आखिरी बात ये वकील आजर साहब बहुत जरूरी है कि आज एक स्टेटमेंट आई है जी, बैरूनी एजेंडा मुसल्लत पाकिस्तान के मदरसे का सबसे पहला मुहाफिज अल्लाह के बाद ताहिर अशरफी है। हमने मदरसे की जंग लड़ी है, हर दौर में लड़ी है, वो मुशर्रफ साहब का तो दौर सर है। जी आपके तो बहुत बड़े बड़े तल्लुकात हैं, एक टेलीफोन करा ही दें सर, जैसे मौलाना साहब को करवाया था हुकूमत ने, एक फोन आप करवा दें वहीं से सर, आपके तो बड़े तल्लुकात हैं। जी जी, एक फोन पे ये सब कुछ हो जाएगा सर। बात ये है कलाजरा साहब कि सीधी सी बात है, हम मदरसे को सियासत से बाहर रखना चाहते हैं। ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल। चाहते हैं कि मेरे मदरसे अच्छी का बात है। तालिब मेरा ईंधन बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाना है, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मुल्क की माशी सूरत हाल की। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम रेड जोन में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। और जहाँ हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे मजहबी एहतजाज, सियासी एहतजाज, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, जिसे हम कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, यानी कीमतों के उतार चढ़ाव का जायज़ा लेने वाला जो इशारिया है, वो ये बता रहा है कि महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 बरस में कम तरीन सतह पे आ गई, यानी 3.57 पे आ चुकी है, जो बहुत ही कम है। और इसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया, पूरी कौम को मुबारकबाद दी गई है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये कम तरीन सतह पे महंगाई आई है, अफरात ज़र में कमी आई है, 39% अफरात ज़र था पिछले 3 सालों में,
तो आया आम आदमी को इसका कोई फ़ायदा हो रहा है? हमने तो ये देखना है कि जो हमारे मज़दूर जो सड़कों चौराहों पे बैठे हुए बेलचे पकड़े हुए, क्या उनकी कोई माशी सूरत हाल बेहतर होगी? क्या लोग इस काबिल होंगे कि रोटी खा सकें? क्लासर साहब, ये बड़ा मुबारकबाद तो दी जा रही है, लेकिन बड़ी हकाइक। मतलब अभी आपने पिछले हफ्ते, मेरे ख्याल 2-4 दिन पहले की बात है, आज यकम को चेंज करते हैं ना, जी, अभी आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। फिर बढ़ा दी, ठीक है बिल्कुल। सर, मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आपकी अब महंगाई नीचे आ गई है तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से तो कैसे ये मुमकिन है कि महंगाई रुकेगी? क्योंकि आपको आपको बहुत सारी उसमें मतलब एक आम आदमी है, आप हैं, मैं हैं, हमारे भाई जो कैमरे पे खड़े हैं, बाकी हमारे स्टूडियो में लोग जो हैं, इन्होंने पेट्रोल खरीदना है, इनकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी सपोजली, जी, आपके ऊपर 3 रुपए 2.5 रुपए आपने पर लीटर डाल दिया। आपका पर मंथ का पूरा बजट डिस्टर्ब हो ठीक है सर, जाता है, आपने बिल्कुल। उसी में रहना है ना, और उसी उसी वही गाड़ियों में इस्तेमाल होगी, लॉजिस्टिक्स, सब्जी, दूध, हर शे होनी है सब ना। गाड़ी जो है वो पेट्रोल डीजल पे चलती एक है। तरफ आपने ऑयल प्रोडक्ट्स की अभी कीमत बढ़ाई है कुछ चंद दिन पहले, जो आम आदमी के लिए साफ ज़रा बर्डन होगा, साथ में कह दीजिए हम तो बिल्कुल इसे लोएस्ट पे आ गए हैं। दूसरी चीज़ यह है कि आपके पाकिस्तान में जब एक चीज़ महंगी हो जाती है ना सर, वो कभी मैंने उसको सस्ता होता नहीं देखा। आपने कभी ये सुना हो गाड़ी वाले जो हैं ये किराए करते हैं, या ये इनके इनके ये 50 किराए रुपए होते कमी हैं, कर दी, सिर्फ जी सर, 50 रुपए कमी कर दी, वो भी 100 नहीं रुपए। करते ये, अच्छा, वो भी नहीं, वो भी नहीं करते। मोस्टली जो किराया एक दफ़ा बस का बढ़ के है ना, वो वो बढ़ने कम नहीं होगा। बढ़ते वक्त होता है, कम होते वक्त आपको कोई मतलब ये हुकूमतों को कहना पड़ता है और कोई उसके इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता। अगर ये मतलब इतने 3% पे आ गए तो इससे तो बड़ा मतलब पाकिस्तान इन माशी इनकलाब आना चाहिए। इनकलाब आना चाहिए। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं और पाकिस्तान की मीशत, बैनुल-अक़वामी मीशत पे गहरी नज़र रखते हैं। प्रोग्राम रेड जोन में खाकान नजीब साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। आज स्टेटमेंट जारी हुआ है गवर्नमेंट की जानिब से कि जो महंगाई की शरह वो कम तरीन सतह पे, यानी निचली सतह 3.57। तो पूछना आपसे ये है कि अभी रऊफ़ क्लासा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ तो कम तरीन सतह पे और दूसरी तरफ पेट्रोलियम की कीमत बढ़ जाती है, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे कैसे आएगा? आम आदमी की हालत कैसे बेहतर होगी? खाकान नजीब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पहली तो बात यह है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें समझना है, जब हम कहते हैं महंगाई में कमी हुई है, एक्चुअली तो पहले समझें कि ये महंगाई की रफ्तार जिससे बढ़ रही थी महंगाई, वो यानी रुकी कि है। वो कम हो गई है। पर ये कहाँ से हम शुरू हुए? 2023 का जो मालियाती साल था उसमें 29% महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। उससे अगले साल आइए तो 23% के करीब इजाफा हुआ। अब जिस साल में खड़े हैं उसमें इस वक्त जो सीपीआई जो एक इंडेक्स सेंसिटिव है प्राइस हमारा इंडेक्स, हाँ। जी, जो वो इस वक्त बढ़ रहा है तकरीबन 5 से 7% के करीब। 4.9% का लास्ट फिगर था। जो अभी आपने फिगर कोट किया है वो है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो 51 अशिया की कीमत लेता है पाकिस्तान में 19 मार्केट से, और आपको ये बताता है कि पिछले साल की मुनासबत से ये कैसे बढ़ी। सबसे पहले ये कि महंगाई नहीं कम हुई, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में एक खातिर खा कमी आ कमी गई हुई है। है। 29%, 23% पिछले 2 साल में बढ़ी। इस साल में अगर आप जाके देखें तो उम्मीद है कि ऑन दी एवरेज 8 से 10% के करीब आ जाएगी। तो लोग ये समझते हैं कि शायद हुकूमत या कोई भी उनको ये कह रहे हैं कि जी महंगाई कम हो गई है। महंगाई की रफ्तार में कमी जरूर वाकया हुई है, कुछ चीजों में कमी भी है। वो क्या है? जी आटा प्लीज। थोड़ा सा कम हुआ है, उसकी वजह यह है कि क्रॉप्स अच्छी आई हैं, राइस स्टेबल है। कुछ वहां पे डिसइंफ्लेशन यानी कि चीजों की कीमतों में कमी आई है, बट ऑन दी एवरेज इस तरह महंगाई बढ़ी है। देखिए, जो दूसरी चीज लोग फील करते हैं, इसलिए लोग जो कुव्वते खरीद है वो 1 लाख रुपए की तवातर से पिछले 3 साल से टूट रही है। यानी कि मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख है, क्योंकि जो इस वक्त बाइंग पावर है वो तो कम हो रही है, और जो वेजेस हैं वो उस तरह से नहीं बढ़ी। यानी कि पिछले 3 साल में 12% 2022 की महंगाई थी। इसका मतलब है क्यूमुलेटिवली 78% चीजें महंगी हुई हैं। किसी की तनख्वाह 78% तो नहीं बढ़ी। इसका मतलब है कि उसकी बाइंग पावर जो है वो लूज हुई है। लूज बट हुई है। लेट्स होप कि जो करंट ईयर है उसमें मैं ये उम्मीद रखता हूं कि अगर 8 से 10% कीमतें बढ़ेंगी, पर जीटीवी आपकी तनख्वाह 15% बढ़ा देगा, तो देन योर रियल बाइंग पावर विल इंक्रीज। ये है महंगाई का इस वक्त का जो ओवरऑल तनाजुल है। सर आप समझते हैं कि ये जो एक स्टेबिलिटी आई है इसमें इसमें इकॉनमी में, इसकी वजह ये भी है कि डॉलर जो है
उसकी प्राइस पिछले एक साल में हमने देखे स्टेबलाइज हुई है 276, 78, 280 से नीचे नीचे पहले फ्लक्चुएशन हो रही थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे फूड आइटम जो हैं वो बाहर से आते हैं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो प्लीज़ मुझे आप उस पर वो कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा। $35 बिलियन का फिगर दिया गया था। एनर्जी जितनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल है, ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, LNG है, ये CNG वगैरह सारी, तो वो बाहर से आ रही है। जब डॉलर थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, नीचे हुआ है, तो आप समझते हैं उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है फूड प्राइसेस पे और इस पे एनर्जी की ये कीमतों को। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं बिजली के बिल भी बढ़ गए हैं सर, लोग चीखे मार रहे हैं सर एक साइड पे, वो खैर कैपेसिटी चार्जेस का अलहदा इशू है। तो ये सर इस पे ज़रा अगर प्लीज़ कोई एनलाइटन कीजिएगा हमें। सो रऊफ क्लास्टर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। कीमतों के जो बढ़ने की शरह है उसमें एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा असर होता है, और उस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन में अगर रुपया 300 आज 15 पे होता तो पेट्रोल मतलब हर सूरत में यहाँ से 20, 25, 30 रुपए महंगा होता। अब क्यों आपकी इस वक्त जो 276 और 78 की कीमत है क्यों बनी है डॉलर की? ये इसलिए बनी है, ये सारी क्लास्टर साहब जो स्टेबिलिटी है ये है, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्यों है? इसलिए कि IMF के प्रोग्राम का इजरा हो गया। आप ICU के डॉक्टर के पास चले गए, उसने स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। आपकी जो इस वक्त बैरूनी खसारा है वो कम हो गया, तो आपके रिजर्व्स बढ़ गए। ये बिल्कुल एक मतलब क्लियर बात है। अब $12 अरब के रिजर्व्स हैं क्लास्टर साहब। 14-15 महीने पहले चले जाएं, $3 अरब के रिजर्व्स थे, रुपए पे प्रेशर था। इनकमिंग डॉलर मल्टीलैटरल से भी बड़े दोस्तों ने, कल ही आपने सुना होगा, $3 अरब सऊदी अरब ने कहा आप ना दीजिए, मौखर कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक और चीज बड़ी जरूरी है, एक काम एस्टेब्लिशमेंट ने भी किया है, वो ये था कि स्मगलिंग पर, तेल की इनकमिंग स्मगलिंग पर काबू पाया, और जो स्मगलिंग अफगान ट्रांजिट ट्रेड की हो रही थी, आप हैरान हो जाएंगे कि $6 अरब का माल सालाना वहां जा रहा था, चाय जा रही थी और फिर स्मगल होकर पाकिस्तान आ रही थी, और वो मतलब जो खपत भी नहीं है अफगानिस्तान की वो चीजें। सो उससे जो हमारा रुपया है उसको स्टेबिलिटी मिली। तीसरी हमने एक और काम किया, हमने ये जो मनी चेंजर्स हैं जो कि ये काम हुंडी हवाला का कर रहे थे, इनको हटाया। तो आप देखिए आपकी जो इनकमिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेमिटेंस $2.5 अरब से $500 मिलियन हर माह बढ़ गई, 3 अरब पे चली गई। सर थोड़ा सियासी सवाल हो जाएगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर जवाब देना चाहें सर। अभी खान साहब की हम देख रहे हैं वो कॉल दे रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस की, जिसमें रेमिटेंसेस का भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी रेमिटेंसेस ना भेजें बिकॉज ऑफ द रीजंस एट होम, जो भी मसले चल रहे हैं। अब लगता है कि कामयाब रहेगी, अगर होगी तो कितने $बिलियन को असर पड़ेगा, असर पड़ सकता है, या आप समझते हैं बैरूनी दुनिया में बहुत सारे सख्त लाज बन चुके हैं अब, तो इस तरह हुंडी के जरिए पैसा भेजना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, बैंकिंग चैनल ही यूज़ होंगे। आपकी क्या असेसमेंट है सर? देखिए बहुत ज्यादा तो अब हुंडी हवाला पे पैसा शिफ्ट करना इसलिए मुश्किल है कि ये जो B कैटेगरी और C कैटेगरी के लोग काम कर रहे थे, इनको एलिमिनेट कर दिया गया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये टोटली एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर आज 278 आपको मिल रहा है फॉर्मल में, और बाहर से करें तो शायद आपको 278 भी ना मिले, तो एवरीवनस गॉन टू फॉर्मल चैनल्स। पर क्लासा साहेब, अगर ये 305 हो जाए या 300 हो जाए या 290 हो जाए, बिकॉज इंस्टेबिलिटी आ जाए, तो लोग मजबूर होंगे। सो कोई भी डिसरप्शन जब भी मुल्क में होती है, जब लास्ट डिसरप्शन हुई, और मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं करता, तो स्टॉक एक्सचेंज एक दिन में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सतह, तो यानी कि 4% के करीब ड्रॉप कर गई। इसमें सो कोई भी डिसरप्शन इज बैड, और ये भी याद रखिए कि ये फ्रेजाइल मैक्रो स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं हुआ क्लासा साहब कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर ठीक हो गया हो, या प्राइवेटाइजेशन कर दी हो, या इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो गई हो, ऐसा कतई तौर पे नहीं हुआ। अच्छा सर, मैं फिर फंड ने, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, स्टॉक एक्सचेंज की आपने बात की, रिकॉर्ड मतलब 1 लाख से ऊपर गया, ये वाकई जेन्युइन ग्रोथ थी या आप समझते हैं कि कोई आर्टिफिशियल थी और कुछ दिनों बाद दिखा के माजी में भी हमने देखा है कि क्रैश होती रही हैं और बहुत सारे बड़े बड़े बिग लॉसेज हुए हैं, तो खुदा ना खास्ता इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं कि स्टेबल था? क्योंकि लोग कहते हैं अगर 1 लाख से ऊपर चल जाए तो इस वक्त तो मतलब दूध की, दही की या शहद की नहरें बहनी चाहिए थी, जो क्रिटिक्स हैं इसके कहते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए इसको 2-3 चीजें, एक तो ये कि ये बड़ी छोटी मार्केट है। अब मतलब
25 करोड़ का मुल्क है, 3-4 लाख से ऊपर इन्वेस्टर नहीं है, तो एक तो ये याद रखिए। सो ऑब्वियसली मार्केट को कॉर्नर करना भी आसान है, पर दूसरी तरफ ये हुआ है कि ना आप डॉलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और शरह सूद में जब कमी हुई, आज आप पैसे लेकर जाइए और बैंक को कहिए कि मुझे 1 साल 2 साल का डिपॉजिट दें, आपको शायद 10% भी नहीं मिलेगा। जी, तो बहुत कम है। लिक्विडिटी, जी, लिक्विडिटी इंप्रूव कर गई है, यानी कि पैसे की फरावानी वहां पे आई। जब पैसे की लिक्विडिटी इंप्रूव की तो हिस्सेस बढ़े। तीसरी बात यह है कि जब मार्केट डिफॉल्ट लेवल पे ट्रेड कर रही थी, तो वो अनफेयरली नीचे चली गई थी। स्प्रिंग बहुत नीचे इसलिए दब गया था कि एवरीवन वाज सेलिंग, देयर वाज मार्केट सेलर बट देयर वाज नो बायर। थैंक यू जैसे सो ही मच। प्रोग्राम होता है, ये चीजें रिवर्स होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे शाम की और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की। जी नाज़रीन, रेड जोन में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। वक्त कम है, आखिरी सेगमेंट में इस वक्त जो मुल्क शाम की सूरत हाल है इंतहाई कशीद है, और इस वक्त तक बैन अल-अक़वामी मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो बागी फ़ौजियों की पेशकदमी दारुल हुकूमत दिमिश्क की तरफ तेज़ी से जारी है। अब इस सारी सूरत हाल में देखना ये कि आया बशार अल-असद जो इस वक्त शाम के सदर हैं उनकी हुकूमत बच जाएगी, या ये बागी फ़ौजी दारुल हुकूमत दिमिश्क पे कब्ज़ा कर लेंगे। आज पाकिस्तान के और बैन अल-अक़वामी अखबारात में शाम की सूरत हाल पे डजन्स ऑफ स्टोरीज़ हैं। दूसरी तरफ शाम जो है वो उम्मीद किए बैठा है रूस से कि रशिया इस सारी नाजुक सूरत हाल में इसकी मदद करेगा। आया देखना है कि रशियन फोर्सेस और रशियन एयरफोर्स बागियों के ऊपर बमबारी करके उनके हमले को, ये जो दमिश्क की तरफ हो रहा है, उसको पिसपाक करेंगे या नहीं। लेकिन अगर हम इसका क्विक जायज़ा लें तो शाम में इन बागियों की पेशकदमी के पीछे वेस्टर्न पावर्स हैं, यूक्रेन है, इज़राइल है। चूँकि इज़राइल को पता है कि शाम ईरान की एक प्रॉक्सी के तौर पे उससे नबर्द आजमा था, तो इज़राइल और वेस्टर्न फोर्सेस जो इज़राइल को सपोर्ट कर रही हैं वो ये कह रही हैं बशार अल-असद की हुकूमत ख़त्म होगी तो इज़राइल के लिए एक कम्फर्ट जोन बनेगा। इंतहाई पेचीदा तरीन सूरत हाल है दमिश्क की। लेकिन हमें देखना यह है कि गज़ा, फ़लस्तीन, लेबनान के बाद एक और इस्लामी मुल्क शाम, वो भी फाल करने वाला है। उसके साथ 2024 में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भरपूर चैलेंजेस से रही। रऊफ क्लासरा साहब, 1 मिनट है सिर्फ। हमेशा हमारी खारजा पॉलिसी पे तनकीद होती है कि हम प्रेशर में आ जाते हैं, हम दबाव में आ जाते हैं, और दूसरा जब कोई क्राइसिस होता है तो उस क्राइसिस में कहा जाता है कि दफ्तर खारजा रिस्पॉन्ड नहीं करता, और स्ट्रेटजी बहुत देर से आती है। तो 2025 में क्या आप समझते हैं क्विकली किस तरह की हमारी खारजा पॉलिसी, जो मुल्क पैसे दे तो हम उसी की तरफ अपना झुकाव करें? ये तो बड़ा फितरी सी बात है, जो पैसे देते होते हैं फिर उनकी तो सुननी पड़ती है। दूसरा, डोमेस्टिकली जब आप डिस्टर्ब होंगे, हाँ, हमारा मुल्क हर वक्त इसके डोमेस्टिक इश्यूज में वो रहता है, चीज़ जंग और खारजा गदर में पॉलिसी में रहता है, नजर आएगी। नजर आती है। हम वीक हो जाते हैं, फिर हमें दुनिया की फिक्र नहीं रह जाती, अपने घर की फिक्र पड़ जाती है। रोजाना तो यहाँ पे हंगामे, दंगे, लड़ाई झगड़े फड्डे चल रहे होते हैं। सो फिर वॉर ऑन आप टेरर चल रही है, वारंट, फिर खौफनाक आपकी फॉरेन ऑपरेशन। पॉलिसी आपको बहुत मीलों दूर लगती है कि सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में, फलां में, अच्छा फिर अफगानिस्तान से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। हम अपने घर में इतने एंगेज हो जाते हैं कि शायद पाकिस्तान के लोगों को तो पता ही नहीं होगा सीरिया में इतनी आज बड़ी बहुत बड़े डेवलपमेंट हो रही 3 है। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हुए जिसमें 22 दहशतगर्द हलाक और 6 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने शहादत दी। तो लिहाजा इतना डोमेस्टिक आप इश्यूज में फंसे हुए हैं। ये मैं शर्तिया कह सकता हूँ, बहुत से लोग जो सुन रहे होंगे अभी प्रोग्राम, उनको आपसे सुन के पता चला होगा कि सीरिया में इतना बड़ा सीरियस क्राइसिस है कि उनका रजीम जो है वो गिरने वाला है, कब्जे में आने वाला है बागियों के। तो इसलिए पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इतना ये फॉरेन पॉलिसीज पे वो फोकस नहीं है, ना हुकूमत पाकिस्तान है, ना हमारा फॉरेन ऑफिस है। आई होप कि इनके पास थिंक टैंक्स होते होंगे, एक अलहदा डेस्क होता होगा जो बैठ के इन चीज़ों को मॉनिटर करता होगा, उसके मुताबिक अपना कोई ना कोई एक्शन। तो मैं नहीं समझता कि इवन आने लाइटर नोट के ये फॉरेन ऑफिस को भी पता होगा कि दमिश्क गिरने वाला है। ये शायद आपका प्रोग्राम देख के उन्हें पता चले और उसके बाद कोई टल्ले और घंटियां बच जाए। हाँ, अच्छा, ये भी मुमकिन है। वैसे ये भी बता, ये भी मुमकिन है कि मीडिया रिपोर्ट्स के बाद वो अपनी खारजा पॉलिसी मशरिक़ वुस्ता से मुतल्लिक मुरतब करें। लेकिन खारजा पॉलिसी मुरतब करते हुए, पॉलिसी बनाते हुए मीडिया से फीडबैक लिया जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासा साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम रेड जोन की टीम को मतीन हैदर के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।